कि पिवट को किस तरीके से हम लगाते हैं। और आज हम पिवट पे आपको ग्रुपिंग वगैरह समझाएंगे और चीजें समझाएंगे। तो आज का डेटा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डेटा को समझ लीजिए कि डेटा क्या है आपके पास। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको कि जब भी हम पाइवट का यूज करते हैं तो पाइवट के डेटा को पहले समझना जरूरी होता है। अगर आपने पिवट डेटा को सही तरीके से नहीं समझा हुआ है तो फिर आपको पिवट को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा आपको। तो जो पिवट है आपके सामने, ये जो डेटा है आपके सामने, एक कॉलिंग, एक आईटी सपोर्ट का डेटा है। आईटी सपोर्ट का डेटा इट मींस कि एक माने कि हेल्प डेस्क है, सर्विस सेंटर है, वहां पे कॉल्स आती है कस्टमर्स की, तो उसकी एक आईडी जनरेट आती है और कॉल किस टाइम पे हुई है उसका यहाँ पे आता है, और कस्टमर ने किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कॉल किया है, तो किस रीजन से किया है, और कस्टमर कौन सा है, इंडिविजुअल है, एसएमई है, या लार्ज कॉर्पोरेट है, या नॉन प्रॉफिट है, कितना सेकेंड्स बात किया इसने, इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई, कस्टमर ने क्या रेट किया, और एजेंट ने उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कितने का सेल किया, और कौन एजेंट था। अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो सिंपल से मान लीजिए कि एक एचपी का सर्विस सपोर्ट एंड सर्विस का सेंटर है। मैंने कॉल किया एचपी के कॉल सेंटर में, बोला भाई मेरा प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है। तो उसने प्रिंटर के रिगार्डिंग मुझ पे हेल्प किया, मुझसे पूछा, मेरे रिमोट सिस्टम पे सब चीज लेके देखा। अगर प्रॉब्लम छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो ऐसे रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, इतने रिजॉल्व कर दिया। लैपटॉप की छोटी सी प्रॉब्लम थी, रिजॉल्व हो गई, तो इसको कोई सेल नहीं हुआ। लेकिन मान लो बड़ी प्रॉब्लम है, कोई रिप्लेसमेंट है, बोला कि सर आपका टोनर खराब है, आपको प्रिंटर का टोनर चेंज करना होगा। बोला ठीक है टोनर भेज दो। तो टोनर पे उन्होंने एक टोनर सेल किया। तो सपोर्ट एंड सर्विस का एक सपोर्ट सेंटर है, और यहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो यहाँ पे यस कर देते हैं, और कस्टमर को बोलते हैं सर आपको 5 में से मुझे रेट करना है 2 या 3, जो भी रेट करना चाहते हो 5 में। तो एक रेटिंग डाल देता है कि इस कॉल पे कितना रेटिंग है। तो एक डेटा है, अब इसको मुझे एनालाइज करना है। अब इसको एनालाइज क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में निकालता हूं पाइवट के गन्स पे। मुझे शिफ्ट चेंज करनी है। क्या ये बहुत सारे कॉल्स वेटिंग में जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स अबंडन हो रहे हैं, मतलब कि छूट रहे हैं। तो मुझे अपना सेटअप जो है, अपने एजेंट का सेटअप इस तरीके से करना है कि देखना है मुझे कि सबसे ज्यादा कॉल्स किस टाइम पे आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉल्स किस टाइम पे आती है। तो डेट एंड टाइम का यहां पे रखा हुआ है, तो मुझे इसमें से टाइम निकालना है कि इसमें से एक पता करना है कि किस टाइम पे सबसे ज्यादा कॉल्स आती है। चलिए, प्रॉब्लम समझ में आ गया कि मैं करना क्या चाहता हूं। कौन से टाइम पे कितने कॉल जास्ती आते हैं? हम मतलब कि ये समझो ना कि बहुत सारे कॉल जो है ना छूट रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए। तो हमें हमारे कॉल मैंने बताया गया, टेलीकॉल को बताया गया कि बहुत सारे कॉल्स आपके छूट रहे हैं। तो आप एक काम करो, पता करो कि सबसे ज्यादा हमें नया बंदा हमने हायर किया है, तो किस पीरियड में उस बंदे की रिक्वायरमेंट है। समझ आया? हाँ, 24 घंटे का हमारा सेटअप है। अगर हम चार बंदे काम कर रहे हैं तो मुझे पता लगा कि रात में 12 बजे के बाद कॉल्स कम आती है, तो रात में जो 3 बंदे काम करते हैं उसको उठा के हम दोपहर में डाल देंगे। इस तरह का अरेंजमेंट करना है। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट करेंगे पाइवट टेबल एंड ओके। तो हमने नंबर ऑफ कॉल्स चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉलर आईडी को काउंट में लिख देंगे, तो मुझे नंबर ऑफ कॉल्स मिल जाएगा 14,832 हमारे टोटल कॉल्स है। अब मुझे आवरली रिपोर्ट चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास डेट एंड टाइम इस तरीके से आ रहा है। तो इसको हम ग्रुप कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप। ग्रुप पे आपके आता है इतना, तो मैंने बोला भैया इसको आवरली ग्रुप कर लो कि 9 AM पे 1005 कॉल्स आए हैं,
ए 9 to 10, 10 to 11, 11 to 13, इस तरीके से आप चाहो तो इसको रिपीट भी कर, इसको ये लिख भी सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि 8 AM to 9 AM, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। सिर्फ आप चेंज किसको नहीं कर सकते हो, जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती थी, जो वैल्यू फील्ड में होती है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आवरली आ गया, तो हमने देखा कि 10 PM के बाद बहुत सारे कम कॉल्स हैं, तो हम चेक करेंगे कि 10 PM के बाद कितने बंदे काम कर रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवरऑल दे दिया, मतलब कि जो भी साल 1.5 साल का डेटा उसको ओवरऑल दे दिया। लेकिन हो सकता है कि करेंट मंथ में सेल बढ़ा हो, कॉल्स बढ़ी हुई हो, या करेंट वीक में बढ़ा हो। तो ग्रुप जब हमने किया था, यहाँ पे राइट क्लिक करके जब हमने ग्रुप किया, तो ग्रुप में यहाँ पे मंथ भी है, तो मैंने आवर और मंथ दोनों सिलेक्ट कर लिया। तो जैन महीने का ये आ गया, 5 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर भी कर सकते हैं आप, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम। पाइवट टेबल ऑप्शन, टोटल एंड फिल्ड, यहाँ पे सॉरी डिस्प्ले क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट में, इस तरीके से हो गया। अब इसको चाहो तो फिल्टर में आप ईयर को फिल्टर में उठा के रख देते हैं, मंथ को फिल्टर में रख देते हैं। यहां से हम जनवरी सिलेक्ट करते हैं, तो जैन के यहाँ पे मेरा पास आता है। फरवरी होता है, फरवरी का आता है। मार्च होता है हमारा, मार्च का आता है। मार्च नहीं है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रुप हो जाता है, आपको अपने डेटाबेस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा यहीं पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, मान लीजिए कि मैं ये सब हटा देता हूं, अब मैं यहाँ पे अपने रीजन को रखता हूं, रीजन में हटा देता हूं, मैं यहाँ एक काम करता हूं, कस्टमर टाइप को रखता हूं। कस्टमर टाइप में ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट ज्यादा है। हाँ, अब प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है कि मेरे 2-3 प्रोडक्ट कंबाइन है, जैसे एसेसरीज और डेस्कटॉप का प्रोडक्ट कंबाइन है, और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर और मिसलेनियस कंबाइन है। तो जरूरी नहीं है ग्रुप जो है आप सिर्फ डेट एंड टाइम पे ही करो, आप ग्रुप पार्टिकुलर सेल पे भी, इस पे टेक्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट पे आपको 1 बाय 1 सिलेक्शन करके बताना पड़ेगा ग्रुप किसका करना चाहते हो। इसको सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप करते मुझे यहाँ पे आपको दिख गया। अब यहाँ पे टाइप कर लीजिए हमारे जो भी आप करना चाहते हो। अब मुझे मिसलेनियस और सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करना है, तो मिसलेनियस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक एंड ग्रुप। ग्रुप हो गया। हेलो, यस यस सर, हाँ बोलिए अरविंद जी। मैं अभी भेज देता हूँ सर। ठीक है सर, इस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रुप करने के लिए आपको सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया तो फिर ग्रुप नहीं होगा। अब प्रॉब्लम आती है कि क्या ग्रुप हम नंबर पे कर सकते हैं, सिर्फ एक नंबर पे। तो नंबर पे हम ग्रुप कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए बताता हूं आपको। अब इसके लिए कोई एग्जांपल बनाते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में एक सर्वे हुआ है, सर्वे मतलब कि आपकी कंपनी एनालाइज करना चाहती है, देखना चाहती है कि भैया कौन कौन से मेरे स्टाफ हैं जो कि मतलब कि उन्होंने अपना एक किया ना, ईयरली प्लान किया हुआ है, अपना हायरिंग प्लान उन्होंने किया कि इस साल जो है किस तरीके से हम यूज करेंगे, हायरिंग का यूज करेंगे हम।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, इस एग्जाम्पल क्या बनेगा। हाँ, अभी ये बताता हूँ। मैंने एनालिसिस कुछ दिन पहले ही किया है। मान लीजिए कि एक उन्होंने सर्वे किया कि कितने एज का कम हमारे पास है। डेटा बहुत बड़ा था, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा रखता हूँ। काउंट, मैंने पॉसिबिलिटी कितने स्टाफ को छोड़ने की है, बात ये थी यहाँ पे। कि कितने स्टाफ छोड़ सकते हैं, मतलब कि कितनी हायरिंग का हम लोग अपने ये रखें, कैपेसिटी रखें कि हम इतना हायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वे हुआ कि किस एज के कितने एम्प्लॉई है। तो इंसर्ट पाइवट टेबल एंड ओके। अब यहां पे मैंने क्या किया, एज को यहां रख दिया और काउंट को मैंने यहां रख दिया। सब निकल गया। और फिर मैं इसको 10-10 का ग्रुप कर दिया, 10-10 साल का या 5-5 साल का, जो भी आप ग्रुप करना चाहते हो कर सकते हो। मैं 10-10 साल का ग्रुप कर दिया, या ज्यादा भी चेंज कर सकते हो अपने यहाँ पे आप। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि 10 से 19 साल का 130 बंदे हैं। तो चलो अभी जस्ट उन्होंने हायरिंग किया ही है, मतलब कि हायर हुआ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 29 वाले ये चेंज करेंगे। 165 बंदे ऐसे हैं जो कि चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारी जॉब लगती है तो हम क्या 18-19 साल पे हम लोग पैलेस हो जाते हैं कॉलेज से या फिर किसी और चीज से, 19-20 साल पे या 22 साल पे। लेकिन जब हम साल 1.5 साल जॉब करते हैं तो मेजोरिटी जॉब चेंज करने के लिए होती है। तो 165 बंदे को हो सकते हैं जिसमें से कुछ बंदे रिप्लेस करें, मार्जिन हम निकाल देंगे अपने हिसाब से डेटा पे। ये जो 30 से 40 साल वाले हैं ये जॉब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सेटल हो चुके हैं। 50 से 59 साल वाले ये प्री रिटायरमेंट ले सकते हैं, और ये बंदे सारे रिटायर होने वाले हो गए। मतलब कि हमें 390 तक कंफर्म है इनकी रिटायरमेंट कर देनी है, रिटायर हो जाना है, इनको छोड़ना है, इनको हटाना ही है, क्योंकि ये घिस रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, इनकी एज खत्म हो चुकी है। ये बंदे रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो हमारा फिक्स कितने हुए, अगर हम बोला जाए कि भैया आपके फिक्स कितने हैं, तो 306 फिक्स है कि भैया कि ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली बंदे 30 साल के बाद जॉब नहीं छोड़ते हैं। जॉब चेंज वो 30 से पहले करते हैं, और 50 के बाद तो जॉब चेंज नहीं करते, जॉब छोड़ते ही। एक ऐसी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सर्वे मैंने ये तो मैंने सैंपल दिखाया, इसमें आपको बताया ग्रुपिंग का कि हम नंबर को भी ग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरह की एनालाइजिंग करनी होती है नंबर पे, तो ग्रुप कर सकते हैं। या फिर आप सेल्स की बात कर ले, हम इसी पे बात कर लेते हैं, अपने इसी डेटा पे। अभी क्या है कि मेरा डेटा जो है उसमें कॉल्स का ड्यूरेशन है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस ड्यूरेशन का सबसे ज्यादा कॉल आता है। हमें चेक करना चाहते हैं कि अगर कस्टमर थोड़े देर बाद बात करता है तो सेल ज्यादा होता है, या ज्यादा टाइम बात होने पे सेल ज्यादा होता है। हमें चेक करना चाहते हैं कि कस्टमर हमारे पास कॉल की कौन सा कॉल गोल्ड कॉल कहलाता है, जो कम समय बात होती है, एवरेज टाइम में बात होती है, या फिर ज्यादा बात होती है। तो इस केस में मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे कॉल ड्यूरेशन था, इसको यहां पे रख दिया, और यहां पे मैंने सेल रख दिया, और मैं 10-10 सेकंड का ग्रुप कर देता हूं। अब इसमें देखिए 76 से 85 सेकंड जो बात होता है उसमें सबसे ज्यादा ये देखिए ये कॉल सबसे ज्यादा है। इसको एक बार सॉर्ट कर लेता हूं मैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में। हाँ, मतलब हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा देर बात होता है वो भी उतना फायदेमंद नहीं है, या सबसे कम देर बात है वो भी फायदेमंद नहीं है। एवरेज टाइम जो होता है, मतलब कि जो 60 से 65 सेकंड 1 मिनट के आसपास जो बात होती है उसमें सबसे ज्यादा सेल होती है। तो इस तरह के एनालिसिस करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग समझ में आ गया पाइवट टेबल में आप लोगों को? Sort of. प्रकाश जी कोई डाउट? नो सर। इस तरह के ग्रुपिंग करने के बाद हम अपना यूज करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें हम पाइवट टेबल ग्रुपिंग के बाद अब आते हैं पाइवट टेबल के कैलकुलेशन पे। इंसर्ट करते, इंसर्ट पाइवट टेबल एंड इसमें हमने प्रोडक्ट यहां पे रख दिया और आउटपुट सेल यहां रख दिया। मैं सॉर्ट कर लेता हूं। अब मुझे इसमें टारगेट क्या एनालिसिस करनी है, तो मैंने अपने डेटाबेस में क्या किया, एक टारगेट ऐड कर दिया। हमें पता चला कि सबका टारगेट जो है कुछ इस तरह से है। मैं अपने पाइवट टेबल में डेटा अपडेट किया है, तो मैं डेटा को क्या करता हूं, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सोर्स को, चेंज डेटा सोर्स, और अपने डेटाबेस को अपडेट कर लेता हूं कि पाइवट लगाने के बाद मैं टारगेट डाला है, नीचे टारगेट आ गया। अब मुझे पता करना है कि ये टारगेट 5,75,213 है। अब इसमें से कितना परसेंट अचीव किया या कितना डिफरेंस है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए अब यहां पे देखिए, यहां पे सम ऑफ द अप टू सेल है ना, इस पे क्लिक करके अगर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाते हैं तो ये नॉर्मली यहां से सम एवरेज वगैरह ले सकते हैं, लेकिन सो वैल्यू एज पे आएंगे तो यहां पे कुछ नई चीजें हैं, जैसे डिफरेंस फ्रॉम। तो मैंने बोल दिया प्रोडक्ट है यहां पे, तो प्रोडक्ट, और यहां पे मैंने बोल दिया टारगेट। ये क्या करेगा, तो टारगेट 5,75,000 से बाकी सबको माइनस कर देगा, और आपको चाहते हैं भाई डिफरेंस भी आए और टोटल भी आए। यहां पे देखिए, मतलब कि इस वैल्यू वाले सेल में आप अपने जो है मोर देन 1 सेल रख सकते हो, मतलब कि मोर देन 1 ये रख सकते हो, फील्ड रख सकते हो। ठीक है, सर यहाँ पर टारगेट को ही लाइक कर सकते थे क्या सर? यहाँ आपने टारगेट चूज किया, वो टारगेट को अलग सेल में डालने के लिए यहाँ चूज किया क्या? मैं डेटा में नीचे सबसे नीचे डाल दिया ना। ओके तो पाइवट के अंदर आएगा, बाहर से डालने पे नहीं होगा सर। बाहर से डालोगे तो फिर कैसे होगा, बाहर से नहीं होगा, कुछ लेता ही नहीं, कुछ चेंज नहीं करने देगा आपको, इसलिए मैं डेटा के अंदर ही डाल दिया। ओके तो इसमें एक चीज हो गया। दूसरा, कि अब इसमें हमने निकाल लिया डिफरेंस। अगर मुझे इसमें कुछ और चाहिए, जैसे डिफरेंस की जगह पे यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ, अब यहाँ पे क्या करेगा कि जो 55,000 सॉरी 5,75,000 है, सबको डिवाइड करके उसकी परसेंटेज यहाँ पे दिखा देगा। एक मिनट कुछ गलत, काउंट ऑफ दिख रहा है यहाँ पे ना, सॉरी सम, यहाँ पे सम सेलेक्ट करना होगा। हाँ, ये 54% है, 52% है, वगैरह वगैरह। ठीक है सर। ओके सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और कुछ करना है तो वैल्यू फिल सेटिंग में
यहाँ पे डिफरेंस परसेंटेज फ्रॉम, ये तो सिर्फ माइनस किया था ना, ये बताएगा जैसे 54% है तो कितना परसेंट रह गया है, तो माइनस 75% यहाँ पे आ गया। फिर परसेंट यहाँ पे एक चीज और आता है, हाँ रनिंग टोटल में जो क्यूमुलेटिव टोटल होता है ना, क्यूमुलेट करता है, तो उसके करना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। कि इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिख दिया, फिर इसको जोड़ के लिख दिया। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द रो है, परसेंटेज ऑफ द कॉलम, मतलब कि ये देखिए जो 32,767 है ना, इससे सबको डिवाइड कर देगा, कंट्रीब्यूशन दिखा देगा आपको कि ओवरऑल सेल जो है, उस ओवरऑल सेल में इसमें क्या आप देखिए टारगेट इंक्लूड है ना, यहाँ से टारगेट हटा दीजिए, तो इसमें टारगेट जो इसमें टारगेट रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ ओरिजिनल सेल आया, अब यहाँ से बता दिया कि भैया ये 17% सेल हुआ, मतलब कि टोटल ओवरऑल सेल में इसका मिसलेनियस का जो है कंट्रीब्यूशन 17% का है, मॉनिटर का इतना परसेंट का वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक परसेंटेज तक कॉलम भी था, तो उसमें क्या था, रो एंड कॉलम था, तो उसको दिखा देता हूँ आपको मैं रिजॉल्व को यहाँ डाल देता हूँ, यस एंड नो। अब इसमें देखिए मिसलेनियस जो 17% है, ऐसे करता हूँ परसेंटेज ऑफ द रो। अभी देखिए मिसलेनियस का जो में नो जो है वो 4% है और 95% जो है आपका यस है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मतलब कि मॉनिटर सॉफ्टवेयर में कितना परसेंट अचीव हुआ है और कितना परसेंट अचीव नहीं हुआ है, उसका यहाँ पे दिखा दिया आप। तो यहां से हुआ परसेंटेज ऑफ रो। मैंने परसेंटेज ऑफ रो क्या करता है, अगर मैं इसमें ये कर दूं, नॉर्मल कर देता हूं, तो यहाँ पे जो टोटल है ना, इस टोटल से इन दोनों को डिवाइड करता है। अब परसेंटेज ऑफ कॉलम क्या करता है, इस टोटल से बाकी सबको डिवाइड करता है। और परसेंटेज ऑफ द टोटल होता है, वो इस जो लास्ट में जो टोटल आता है, ओवरऑल से आता है, उस सबसे इस सबको डिवाइड करता है। ये देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या था कि मिसलेनियस का ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 17% है। अभी 17% में 16% जो है वो हमारा रिजॉल्व है और 0.7% जो है वो नॉट रिजॉल्व है। तो इस तरह के एनालिसिस आप बाहर करोगे, उससे अच्छा है कि आप इसके अंदर ही कर लो। ठीक है सर। ओके। प्रकाश जी कोई डाउट? हाँ सर। प्रकाश जी कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन हमने यहां से किया रिजॉल्व में। अब पाइवट टेबल टूल्स पे ऊपर आते हैं। अब यहां पे कुछ चीजें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फील्ड के हीडर, ये देख रहे हैं हेडिंग है, ये हेडिंग आपसे यहां से गायब हो जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं। प्लस माइनस सिंबल जो कल बता रहा था आपको, जब मैं यहाँ पे हमारा 2 रीजन रख देता हूँ तो इस तरीके से प्लस माइनस सिंबल आते हैं। अगर इसको रखना है तो इस पर अनचेक कर दोगे तो हट जाएगा, चेक करोगे तो रखेगा, अनचेक हट जाएगा रखेगा। जब ये पाइवट पे क्लिक करते हो साइड में फील्ड लिस्ट बन के आता है। अगर फील्ड लिस्ट हटाना चाहते हो तो क्लिक कर दो, हट जाएगा। लाना चाहते हो तो वापस रख दो, हटाना हट जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला की बारी आती है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह हम इसमें करते हैं। अब कैलकुलेशन वगैरह के लिए हम कल की डेटा उठाते हैं, तो कल आपको जिस डेटा में मैंने बताया था, ये डेटा था। अब इस डेटा में क्या है कि आपके पास क्वांटिटी है और सेल है। सेल जो है ये मान लीजिए एमआरपी है आपका, इसमें अमाउंट था ही नहीं। अब आपके डेटा में अमाउंट नहीं होगा, लेकिन पाइवट में आपको जो चाहिए यहाँ पे वो अमाउंट चाहिए। जैसे कि इंसर्ट पाइवट टेबल हमने कर लिया,
और मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, तो मुझे चाहिए कि क्वांटिटी में सम ऑफ क्वांटिटी है, 16,201 लिखा है, लेकिन जब एमआरपी लिखते हो तो जरूरी नहीं कि 16,101 के 14,000 एमआरपी आ रही थी, एमआरपी का सम है, हमें तो एमआरपी मल्टीप्लाई क्वांटिटी करना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप अपने डेटा में जाके एक कॉलम इंसर्ट करो फिर मल्टीप्लाई कर दो, बट डेटा आपका किसी से लिंक है एक्सेस वगैरह से, आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते डेटा के अंदर में, तो आप पाइवट के अंदर ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। कैसे? आप पाइवट टेबल क्लिक करो, पाइवट टेबल टूल्स पे जाओ, इसमें आएगा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड आ रहा है, आपको कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक कीजिए और यहां पे लिखिए आपका अमाउंट। हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? हमें करना है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, बस, और ऐड कर दीजिए, देन ओके। यहां देखिए मल्टीप्लाई आ गया। अब जरूरी नहीं कि दो फील्ड को ही आपस में मल्टीप्लाई करो, हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि अमाउंट आया है, इससे मुझे 12% का टैक्स निकालना है, तो मैं यहीं पे कैलकुलेट फील्ड में जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा टैक्स, मैं बोलूंगा अमाउंट का मल्टीप्लाई बाई 12.24%, देन ऐड एंड ओकर्स। यहां आ गया। अब मुझे यहां पे इन दोनों को फिर प्लस करके टोटल निकालना है, टोटल अमाउंट। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 12% टैक्स ज्यादा नहीं हो गया? एक मिनट, नहीं सही है, ज्यादा नहीं। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? टोटल, हमने बोला अमाउंट प्लस टैक्स और ऐड कर दिया, ये आ गया। अब याद रखिएगा कि जो इसमें कैलकुलेटेड फील्ड में है, सिर्फ आप मैथमेटिकल ऑपरेटर जो कि होता है प्लस माइनस गुना भाग जो होता है, सिर्फ उसी को यूज कर सकते हो, किसी और को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है सर? मतलब कि आज जो वर्कशीट का फॉर्मूला होता है, सम, काउंटी, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह की चीजें यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसका यूज कर सकते हो। ओके, सॉरी। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे इसको भी टोटल करना हो, जैसे ये देखिए कविता, मयंक, तो मैं मुझे क्या है कि मेरा कविता, मयंक और सुनील ये तीनों एक ही टीम के होते हैं, तो मुझे एक टीम का चाहिए टोटल, तो तीनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पे करूंगा कैलकुलेटेड आइटम। याद रखिएगा सिलेक्शन करने का माने कि एक तो सिलेक्शन का ग्रुप कर सकते हो, राइट, यहां करके आप, तो ग्रुप में क्या होता है कि सारे यहां पे आ जाते हैं अलग, लेकिन आप इस तरह से अलग नहीं करना चाहते, इसी के नीचे T1 रहना चाहिए आपको, तो सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इस पर कर्सर रखना है। कर्सर नहीं रखोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम आपका हाईलाइट ही नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। कैलकुलेटेड आइटम यहां पे लिख दिया मैं टीम 1, यहां पे सिलेक्ट कीजिए जिसका नेम क्या करना है, किसका इसका करना है, तो कविता, इंसर्ट प्लस सुनील, इंसर्ट प्लस रवि करना है, इंसर्ट, फिर यहां से ऐड कर दीजिए, एन ओके कर दीजिए। देखिए T1 यहां पे ऐड होके आ गया आपका। आपको पता करना है कि भैया ये T1 का सम किस किस पे आया है, तो यहां पे आइए, फॉर्मूले पे आइए, यहां पे आता सोल्व ऑर्डर, यहां पे दिखा देगा वो किस का प्लस होकर आया। लेकिन जो फील्ड की कैलकुलेशन आपने की है वो तो नहीं दिख रहा है, तो आप चाहते हो दोनों दिख जाए, इसका भी जो हमने लेवल क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट की फील्ड की भी किया है, ऊपर आपका इसका भी किया है, आइटम और फील्ड दोनों का दिख जाए, तो लिस्ट फॉर्मूले पे क्लिक कीजिए, यहां पे आपको दिख जाएगा पूरा। ठीक है? अब आता है चार्ट। आप पाइवट टेबल में चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, जो चार्ट मर्जी चार्ट, और पाइवट टेबल सबसे कनेक्टेड हो जाता है। पाइवट टेबल को जैसे जैसे अपडेट करोगे आपका चार्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते चले जाएगा।
पाइवट टेबल से लिंकअप हो जाता है। मतलब कि आप चार्ट जो है आप डेटा के समय ही इंसर्ट में यहाँ पे पाइवट चार्ट कर लो, या फिर चार्ट लगा लो, फिर यहां से आप पाइवट टेबल पे डाल लो, पाइवट टेबल चार्ट कर लो, दोनों एक ही होता है। अब आता है पाइवट टेबल मूव करना। ये पाइवट टेबल आपने यहां लगा रखे हैं, चार्ट हटा देता हूं, मुझे इसको किसी सीट में मूव करना है, तो मैं यहां से मूव पाइवट टेबल करूंगा। एक नई सीट बना के मूव करनी है या फिर कोई पुरानी सीट उसे मूव करनी है, तो आपने बोला डेटा वहीं पे चार्ट बना देता हूं, तो ये आपकी पाइवट टेबल यहां मूव हो गई। या फिर आप चाहते कि नहीं मेरे सिलेक्टेड लोकेशन में आपका पाइवट लगे, जब मैं पाइवट बनाता हूं उसी समय आप देखते होंगे यहां पे होता है न्यू वर्कशीट या एक्शन वर्कशीट, इस पे क्लिक कीजिए अगर आपको किसी आपका सिलेक्टेड लोकेशन है, नया वर्कशीट ओपन करके नहीं कर चाहते हो तो, और जहां पे पाइवट चाहिए वहां पे क्लिक करके ओके कर दो। इस तरह से एक सेल में आप मल्टीपल पाइवट लगा सकते हो। लेकिन याद रखना एक पाइवट दूसरा पाइवट तभी लगाना जब आपका पहला पाइवट फिक्स हो जाए। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग किया, ये आगे बढ़ा, तो दूसरे वाले पाइवट को ओवरराइड कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका मूव करने से पहले इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पाइवट मूव तो आप मूव कर लो, या फिर आप लगाना चाहो तो लगा लो, एक सीट पे जितना चाहे उतना पाइवट लगा सकते हो। तो कुछ के लिए नहीं, एक और पाइवट लगा देता हूं मैं यहाँ पे, इंसर्ट पाइवट टेबल, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके बोला कि इसके नीचे लगा लो। इसके नीचे मैं बोलता हूं नेम, और यहाँ पे बोलता हूं क्वांटिटी। सेम पेज में आ जाएगा, क्या? सेम पेज में पाइवट हो जाएगा सर। हाँ हाँ, इस तरह से आप लगा सकते हो। तो अलग अलग पाइवट एक सिंगल सीट पे लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं पाइवट पे। इसमें हमारा सिलेक्ट का था, अभी क्या है देखिए, अगर हम बड़ी बड़ी पाइवट पे चलें, हाँ इस पे चले, तो इसमें क्या है कि अगर मैंने तो देख रहे इस तरह का सिलेक्शन हो रहा है आपका। हेलो, हाँ आ जाओ, बैठा हूं आ जाओ। ये देखिए आपने एक पे क्लिक किया, इस पे जैसे ब्लैक कलर का स्क्रीन देख रहे हैं आप, तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है आपका। इस पे क्लिक से पूरा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक बार मैं इसमें कर देता हूं क्लासिकल में, ये देखिए देखिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पाइवट टेबल टूल्स में यहां पे आपका अनेबल सिलेक्शन है। अगर मैं अनेबल सिलेक्शन हटा दूं तो फिर आपको नॉर्मल से सेल सिलेक्ट करते हुए सिलेक्ट होगा, इस तरह का ब्लैक कलर का निशान बन के पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। एंटायर पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहां से क्लिक कर लो, या सिर्फ लेवल को क्लिक करना है, मतलब जो वैल्यू जो इसमें जो चीजें आती है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, बाहर रखना है तो हो जाएगा। फिर यहां पे वैल्यू को सिलेक्ट करो तो वैल्यू सिलेक्ट होगी सिर्फ, लेवल एंड वैल्यू होगा, ऊपर फिल्टर वगैरह सिलेक्ट नहीं होंगे आपके। तो सिलेक्शन के लिए इसका यूज होता है। और क्लियर जैसे आप यहां से एक एक अनचेक करते हैं, यहां से आप क्लियर ऑल कर दो, आपका ऑल क्लियर हो जाएगा, पूरा पाइवट क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। बाकी आप जानती हो चेंज जुड़ा सोच करना, रिफ्रेश करना, शॉर्टिंग मैंने बता दिया आपको, ग्रुप अनग्रुप मैंने बता ही दिया, और प्लस मैंने सिंबल भी आपको मैंने बता ही दिया। अब आपका आता है जो पाइवट आता है, वो पाइवट आता है अदर एप्लीकेशन वाली, अदर एक्सटर्नल पाइवट आता है, और साथ में आपका आता है पाइवट विथ 2013। तो ये चीज आपको मैं कल की क्लास में समझाऊंगा, तब तक